SIR यूनिट की जो 5th यूनिट है वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, बी और सी दोनों सेक्शन में पूछे जाते हैं। पहले वीडियो में हमने समझा था इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसके अंदर सीक्वेंशियल इवेंट यानी कि एक सीक्वेंस के साथ स्टेजेस आती हैं। जैसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज, क्लीवेज के बाद गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस, उसके बाद मेटामॉर्फोसिस, फिर गैमेटोजेनेसिस होता है। गैमेटोजेनेसिस के बाद वापस से फर्टिलाइजेशन की स्टेज स्टार्ट हो जाती है। तो हम इनको आगे समझे उससे पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी है जहाँ से भी बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बी सेक्शन में। तो इस वीडियो से आपको कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो स्वागत है आप सबका बायो चैनल में। इस वीडियो में हम ममेलियन सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में समझेंगे कि किस तरीके से मैमल्स के अंदर सेक्स जो है टेस्टिस बनेगा या ओवरी होगी बनेगी, मेल फिनोटाइप डेवलप होगा एम्ब्रियो में आगे चल करके, या फीमेल फिनोटाइप डेवलप होगा एम्ब्रियो के अंदर आगे चल करके, उसको समझेंगे। क्या क्या फैक्टर हैं जो यहाँ पर अपना रोल प्ले कर रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो पॉपुलेशन के अंदर है नए नए वेरिएंट्स बनते रहते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमीट्स पार्ट लेते हैं उनके अंदर मियोसिस डिवीजन होता है। और मियोसिस डिवीजन में 2 स्टेज बहुत जरूरी होती है, एक रिकॉम्बिनेशन और उसके बाद क्रॉसिंग ओवर। तो रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, जीन के नए नए वेरिएंट्स बन जाते हैं, इसलिए जो मियोसिस है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है अलग अलग कैरेक्टर डेवलप होने के लिए या वेरिएशन क्रिएट करने के लिए। अलग अलग स्पीसीज अलग अलग तरीके से मेल और फीमेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती हैं। कुछ एनिमल स्पीसीज और कई प्लांट स्पीसीज जो होते हैं वो दोनों बनाते हैं, स्पर्म और एग। तो इनके अंदर जो सेक्स का डिटर्मिनेशन है वो क्रोमोसोम के बेस पर हो जाता है। वहीं पर कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जहां पर इन्वायरमेंट का रोल होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर। एक एम्ब्रियो के अंदर 2 सेल लाइंस प्रेजेंट होती, एक जर्म सेल लाइंस होती है यानी कि जर्म सेल्स जो अलग रखी हुई होती हैं, और दूसरी होती हैं सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स क्या होती हैं, डिफ्रेंशिएट होती रहती हैं और इनमें माइटोटिक डिवीजन होता रहता है। तो ये एम्ब्रियो की बाकी सेल्स बनाती रहती हैं, जैसे इंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म्स वगैरह हैं, ये सोमैटिक सेल लाइंस का प्रोडक्ट है। वहीं पर जो गैमेट्स होते हैं वो जर्म सेल लाइन से बनते हैं। जर्म सेल लाइंस या कि जो जर्म सेल्स हैं उनसे आगे चल कर के गैमेट बनता है, क्योंकि उनके अंदर मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन में जो क्रोमोसोम्स का कंटेंट होते हैं यानी कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो आधे हो जाते हैं, ताकि जब आगे चल करके ये गैमेट्स आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं तो एक पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम का फुल कॉम्प्लीमेंट है वो उस नए ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाए। कई तरीके हैं जिसकी वजह से जो एनिमल्स के एम्ब्रियो है उनके अंदर सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। मैमल्स के अंदर अगर 2 एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो वो फीमेल फिनोटाइप शो करते हैं ज़्यादातर। वहीं पर अगर एक्स वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो वो मेल फिनोटाइप शो करते हैं। यहाँ पर जो वाई क्रोमोसोम है ये मैमल्स के अंदर बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए। बर्ड्स के अंदर अगर ZW यानी कि डिफरेंट क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं तो वो फीमेल फिनोटाइप शो करते हैं। वहीं पे मैमल्स के अंदर 2 सेम क्रोमोसोम प्रेजेंट है तब वो फीमेल फिनोटाइप शो कर रहा है। बर्ड्स के अंदर जो Z यानी कि Z प्रेजेंट है तो वो मेल फिनोटाइप शो करता है। लेकिन इंसेक्ट्स जो होते हैं, खास तौर से जो बीज हो गए, वास्प और एंट्स वगैरह हो गए, इनके अंदर जो सेक्स का डिटर्मिनेशन का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर अगर फर्टिलाइज डिप्लॉयड एग है तो वो आगे चल करके फीमेल्स में डेवलप होगा। वहीं पर अगर अनफर्टिलाइज्ड और हैप्लॉयड एग प्रेजेंट है तो वो आगे चल करके मेल्स में डेवलप होगा। सेक्स डिटर्मिनेशन को 2 फेज में या 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन और सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन। प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन में गोनेडल डिटर्मिनेशन आता है, यानी कि गोनेड्स आगे चल करके क्या बनेगा, टेस्टिस या ओवरी बनेगा। ये डेवलपमेंट जो टेस्टिस या ओवरी का होता है ये एम्ब्रियो के जीनोटाइप पर डिपेंड करता है, यानी कि उसके अंदर
कौन से क्रोमोसोम प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग आगे चल करके उसका डेवलपमेंट होगा, और ये नॉन हार्मोनल होता है क्योंकि ये पूरी तरीके से जीन्स पर डिपेंड करेगा। वहीं पर जो सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, इसको एक्स्ट्रा गोनेडल डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। यहाँ पर आगे चल करके फिनोटाइप का निर्माण होगा, यानी कि जो ये हार्मोनल, एक तो हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल होता है, और जो हार्मोन्स होते हैं वो फिनोटाइप का निर्माण करते हैं, यानी कि किस तरीके का लक्षण दिखेंगे कि अगर वो मेल होगा और फीमेल होगा। तो मैमल्स के अंदर अगर XX क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो वो फीमेल जीनोटाइप हुआ और आगे चल करके वो फीमेल्स के लक्षण शो करेगा। वहीं पर XY क्रोमोसोम होगा तो वो मेल जीनोटाइप है और आगे चल करके मेल्स के कैरेक्टर शो करेगा। मैमल्स में जो मदर्स होती हैं, मदर के अंदर एक्स प्रेजेंट होता है। इन एग के में 44 ऑटोसोम्स और 2 XX क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। इनके अंदर जैसे ही मियोसिस डिवीजन होता है, हम सब जानते हैं कि मियोसिस डिवीजन से जो क्रोमोसोम का कंटेंट होता है वो हाफ हो जाता है। तो मियोसिस के बाद इस तरीके से गैमेट्स बनेंगे जहां पर जो क्रोमोसोम के नंबर हैं वो हाफ हो चुके हैं, ताकि जब ये मेल क्रोमोसोम से यूनाइट करें तो बाद में चल करके इस तरीके से एक फुल क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट वापस बन सके। मैमल्स में जो स्पर्म सेल्स होती हैं उनके अंदर भी 44 ऑटोसोम्स और 2 सेक्स क्रोमोसोम X और Y प्रेजेंट होते हैं। ये जो Y क्रोमोसोम है ये मेल फिनोटाइप और जीनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर फिर मियोसिस होगा और मियोसिस के बाद क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो जाते हैं। तो जब एक एग सेल और एक स्पर्म सेल आपस में फ्यूज होंगे तो एक पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम आप देख सकते हो यहाँ का और यहाँ का वापस से रिस्टोर हो जाता है। तो अगर एक X क्रोमोसोम इधर से और X क्रोमोसोम स्पर्म का फ्यूज होगा तो बनेगा 44 ऑटोसोम और 2 सेक्स क्रोमोसोम, ये फीमेल फिनोटाइप को शो करेंगे। वहीं पर अगर स्पर्म जो प्रोड्यूस हुए हैं वहां से एक Y क्रोमोसोम और जो एग है उसका एक X क्रोमोसोम आपस में फ्यूज होंगे तो वो मेल फिनोटाइप को शो करेंगे और ये मेल जीनोटाइप बनेगा। ह्यूमंस के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वहां पर Y क्रोमोसोम का ज्यादा रोल है, क्योंकि जो Y क्रोमोसोम है वही डिसाइड करते हैं कि ऑफ स्प्रिंग आगे चल करके मेल होगी या फीमेल होगी। तो ह्यूमंस और माइस दोनों के अंदर ही Y क्रोमोसोम जो है वो क्रिटिकल रोल प्ले करता है इन द डिटरमाइनिंग ऑफ द सेक्स। तो X और Y दोनों ही अलग अलग रोल प्ले करते हैं। X क्रोमोसोम जो है वो ओवरी का डेवलपमेंट करता है और एग का प्रोडक्शन कराता है। वहीं पर जो Y क्रोमोसोम होता है वो टेस्टिस का डेवलपमेंट कराता है और स्पर्म का प्रोडक्शन कराता है। ह्यूमंस के अंदर जो मेल डिटरमाइनिंग जीन है उसको सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन Y जीन कहते हैं और ये Y क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। ये Y क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप देख सकते हो SRY जीन प्रेजेंट होता है। ये SRY जीन बहुत ही क्रूशियल है, क्रिटिकल है, जो कि डिटरमाइन करता है मेल फिनोटाइप को। तो बेसिकली अगर स्पर्म से X क्रोमोसोम आया और एग से X क्रोमोसोम आया तो दोनों के फ्यूजन से जो सेल बनेगी उसके अंदर सिर्फ XX है, और यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो X का काम है वो ओवरी डेवलपमेंट और एग का प्रोडक्शन कराना है। तो ये ऑफस्प्रिंग क्या हो गई, फीमेल हो गई। तो एक स्पर्म का X और एग का X दोनों सेम ही है। तो यहाँ पर तो आप डिसाइड नहीं कर सकते, पता नहीं चल सकता ऐसे कि ये मदर से आया है कि फादर से आया है। इसलिए जो Y क्रोमोसोम होता है सिर्फ वही है जो डिफाइन करता है मेल फिनोटाइप और फीमेल फिनोटाइप को। तो इसका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमंस के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन में। तो Y क्रोमोसोम कितना ज़रूरी है डिटर्मिनेशन के लिए कि आगे कैसा डेवलपमेंट होगा, इसका एग्जाम्पल तब देखा गया कि कुछ लोगों पे स्टडी की गई जिनके फिनोटाइप्स तो डिफरेंट थे बट उनका जो क्रोमोसोम का कंपोजिशन था वो डिफरेंट था। जैसे आप क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर देख सकते हो, यहाँ पर 2 X क्रोमोसोम प्रेजेंट है और एक ही Y क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो 2 X क्रोमोसोम प्रेजेंट होने के बाद तो लगेगा कि जो है इसको फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स शो करना चाहिए, लेकिन एक Y क्रोमोसोम प्रेजेंट होने के बाद इनका जो अपीयरेंस होता है वो मेल की तरह होता है ऐसे लोगों का।
तो वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होने की वजह से उनके अंदर मेल्स फिनोटाइप या जो वो दिखने में मेल जैसे हैं। पर अगर आप टर्नर सिंड्रोम के लोगों में देखो तो यहाँ पर बस एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है और कोई भी वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट यहाँ पर नहीं है। तो वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होने की वजह से इनके जो लक्षण थे वो फीमेल की जैसे ही थे। और ये आगे चल करके फीमेल सेकेंडरी जो सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको शो कर रहे थे। जबकि जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के लोग थे यहाँ पर एक वाई क्रोमोसोम प्रेजेंस होने की वजह से ये पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको शो कर रहे थे। तो अभी तक हमने समझा बेसिक कि कौन से क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं तो किस तरीके का फिनोटाइप या किस तरीके से लक्षण जो है वो शो होंगे और कौन सा क्रोमोसोम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है कि मेल फिनोटाइप्स डेवलप होंगे या फीमेल फिनोटाइप्स डेवलप होंगे। लेकिन अब हम समझते हैं कि ये सारी की सारी स्टोरी शुरू कहाँ से होती है। तो ये सब कुछ शुरू होता है डेवलपमेंटल स्टेज यानी कि एम्ब्रियो में। ह्यूमन के जो प्रत्येक एम्ब्रियो जो होता है वो बाई पोटेंशियल होता है। बाई पोटेंशियल मतलब इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि ये आगे चल करके या तो ओवरी में डेवलप हो जाए या फिर टेस्टिस में डेवलप हो जाए। वहीं पर एम्ब्रियो के अंदर अगर दूसरे ऑर्गन के रूडिमेंट्स प्रेजेंट है यानी कि अगर लीवर का प्रिकर्सर प्रेजेंट है तो वो आगे चल करके सिर्फ और सिर्फ लीवर बनाएगा। पैनक्रियास का प्रिकर्सर प्रेजेंट है तो उससे सिर्फ और सिर्फ पैनक्रियास बनेगा। लेकिन जो गोनैड का प्रिकर्सर प्रेजेंट है एम्ब्रियो के अंदर वो डिसाइड नहीं है कि आगे चल करके ओवरी बनाएगा या टेस्टिस बनाएगा। तो उसके इसी ये मतलब बहुत यूनिक सा कैरेक्टर है और इसी को हम बाईपोटेंशियल गोनैड कहते हैं। तो जो मैमेलियन गोनैड के एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो होता है ये बाईपोटेंशियल हुआ, समझ गए हम, क्योंकि या तो ये ना तो ये मेल बनता है ना फीमेल बनता है, बट इसमें पोटेंशियल होता है कि ये दोनों में से कोई एक बन सकता है। कोड के अंदर XY क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें जब बाईपोटेंशियल गोनैड बनेगा तो वो आगे चल करके टेस्टिस का डेवलपमेंट करेगा और स्पर्म बनाएगा। उसके अंदर जो हार्मोन होंगे, जो हार्मोन बनेंगे वो प्रमोट करेंगे मेल फिनोटाइप को। वहीं पर अगर जाइगोट के अंदर 2 X क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो वो बाईपोटेंशियल गोनैड्स आगे चल करके ओवरी का डेवलपमेंट करेगा और एग्स को बनाएगा और उसके जो हार्मोन्स उसमें डेवलप होंगे, जो सिग्नलिंग होगी वो फीमेल फिनोटाइप को शो करेंगे। एक सिंपल से फ्लो चार्ट से आप समझ सकते हो कि जो बाईपोटेंशियल है वहां पर अगर XY क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो वो टेस्टिस का डेवलपमेंट करेगा और स्पर्म का प्रोडक्शन कराएगा। वहीं पर अगर 2 X क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं तो वो ओवरी का डेवलपमेंट करेगा और oocyte यानी कि एग्स का प्रोडक्शन कराएगा। एम्ब्रियो के अंदर जब गोनैड का डेवलपमेंट चल रहा होता है तो यहाँ पर 2 डक्ट सिस्टम डेवलप होते हैं। 2 डक्ट सिस्टम जो है वो मुलेरियन डक्ट और बॉल्फिन डक्ट है, इनको हम अभी समझते हैं। जहाँ पर किडनी का डेवलपमेंट हो रहा होता है उसके जस्ट बगल में जो एक मेसोडर्म सेल से जो गोनैड्स का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। जो जर्म सेल्स की प्रिकर्सर्स होती हैं, यो स्पर्म हो या एग हो, वो इस गोनैड के अंदर आती हैं और जो मेसोडर्म्स हैं उसके थ्रू सराउंड होती हैं और आगे डेवलपमेंट होता है। समझते हैं कि ये डेवलपमेंट किस तरीके से किस स्टेप में होता है। जो गोनैडल प्रिकर्सर होता है, गोनैडल प्रिकर्सर जो है वो किडनी के बगल में साइड में होता है। यहाँ पर गोनैड्स के अंदर जो जर्म सेल्स होती हैं यानी कि स्पर्म सेल्स या एग सेल की प्रिकर्सर्स होती हैं वो आकर के मूव करती हैं। तो ये गोनैड्स हैं जहाँ पर जर्म सेल्स आती हैं और उसके चारों तरफ इस तरीके से मेसोडर्म सेल प्रेजेंट होती हैं। तो अगर फीटस के अंदर XY क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो ये जो मेसोडर्म सेल्स हैं जिन्होंने गोनैड्स को आपस में घेर रखा है तो ये मेसोडर्म सेल्स क्या होंगी, डिफरेंशिएट होंगी यानी कि डिवाइड होंगी एक अलग ही रूप में और पहले बनाएंगी सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स के अंदर से एक स्पेसिफिक हार्मोन निकलता है जिससे आगे चल कर के मेल फिनोटाइप डेवलप होता है। इस हार्मोन का 2 काम है, एक तो मेल फिनोटाइप के डेवलपमेंट को प्रमोट करना, दूसरा अगर वहाँ पर जो फीमेल फिनोटाइप है या फीमेल रिप्रोडक्टिव डक्ट है उसको सप्रेस कर देना, डीजनरेट करना। तो सर्टोली सेल से निकलने वाला ये एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या करता है, फीमेल डक्ट जो है जो आगे चल करके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएगा उसको सप्रेस करता है, दबा देता है या कहे डीजनरेट करता है।
तो ये जो गोनैड है, गोनैड के चारों तरफ ये जो मेसोडर्म सेल्स होता है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, पहला रोल तो हम समझ गए कि ये एक तरीके के सेल में बदलती हैं जिसको सर्टोली सेल्स कहते हैं। वो एंटीमुलेरियन हार्मोन बनाता है। एंटीमुलेरियन हार्मोन का काम क्या है? फीमेल डक्ट को दबाने का। इसके अलावा जो कुछ सर्टोली सेल्स क्या होती हैं? डिवाइड होकर के टेस्टिस कॉर्ड्स बनाती हैं। टेस्टिस कॉर्ड्स मतलब जो स्पर्म जर्म सेल्स जहां पर जाकर के डेवलप होती हैं। यहाँ पर टेस्टिस कॉर्ड्स के अंदर कुछ जर्म सेल्स आ करके अरेस्ट हो जाती हैं माइटोसिस के अंदर। फिर चूंकि XY क्रोमोसोम है तो पुबर्टी के टाइम पर जैसे उनके अंदर पुबर्टी आता है, जो टेस्टिस कॉर्ड्स होती हैं वो आगे चल करके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बदल जाती हैं, और वहीं पर जो इनके अंदर जर्म सेल्स आकर के इकट्ठा हो गई थी वो स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स बनाती हैं, जो पूरी लाइफ टाइम तक स्पर्म का प्रोडक्शन करती रहती हैं। ये तो हुआ सर्टोली सेल्स किस तरीके से आगे चल के काम करिए, मतलब वो दो तरीके का काम करी, एक तो एंटीमुलेरियन हार्मोन बनाने का और उसके द्वारा फीमेल डक्ट सिस्टम को दबाने का। दूसरा काम कर रही है स्पर्म प्रोडक्शन का। जो जर्म्स गोनैड है, गोनैड के चारों तरफ जो मेसोडर्म सेल्स थी उसमें से कुछ सेल तो सर्टोली सेल्स बन गई और इस तरीके के जो फंक्शंस हैं वो डेवलप हुए। वहीं पर उनमें से जो कुछ मेसोडर्म सेल्स होती हैं, किसको? सर्टोली एपिथेलियम सेल को छोड़ करके वो डिवाइड हो जाती हैं, किसमें? डिफरेंशिएट हो जाती हैं लीडिंग सेल्स के अंदर। लीडिंग सेल्स जो है उसको टेस्टोस्टेरोन सिक्रेटिंग सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर से एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। ये बेसिकली एंड्रोजन होता है। टेस्टोस्टेरोन का काम होता है वोल्फियन डक्ट को डेवलप करना। तो वोल्फियन डक्ट क्या है? कहीं पर आ गया। वोल्फियन डक्ट का मतलब हो गया कि मेल आगे चल करके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट होगा। तो वोल्फियन डक्ट से आगे जा करके मेल इंटरनल जेनिटालिया का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर जो गोनैड के चारों तरफ मेसोडर्म सेल्स मिल रही हैं, उनका दो स्पेसिफिक रोल हो जा रहा है। एक तो ये पूरी लाइफ स्पर्म का प्रोडक्शन कराने में हेल्प करा रही हैं। दूसरा जो मेल ऑर्गन्स हैं उसको भी डेवलप करने में हेल्प करती हैं। और एक तीसरा काम भी है फीमेल डक्ट को वहां पर बनने से रोकना। अगर फीटस में जो जाइगोट था वहां पर डबल एक्स क्रोमोसोम आया है, एक मदर और एक फादर का एक्स क्रोमोसोम, तो जो जर्म सेल्स हैं वो आगे चल करके एग्स का प्रोडक्शन करेंगी। यहाँ पर जो जर्म सेल्स हैं वो गोनैड के अंदर जाएंगी और क्लस्टर में इकट्ठा होने लगेंगी। क्लस्टर में इकट्ठा होने के बाद जर्म सेल्स के चारों तरफ इस तरीके से ग्रेनुलोसा सेल, प्री ग्रेनुलोसा सेल बनने लगेगी, यानी कि जर्म सेल्स को प्री ग्रेनुलोसा सेल घेर लेंगी। फीटल लाइफ के अंदर जो फीमेल जर्म सेल्स होती हैं वो मियोसिस के अंदर एंटर कर जाती हैं, और मियोसिस में एंटर करने के बाद ये जो जर्म सेल्स है वो oocyte बनती हैं। oocyte का मतलब हो गया डेवलपिंग एग्स। वहीं पर जो प्री ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं वो डिफरेंशिएट हो जाती हैं, किसमें? ग्रेनुलोसा सेल के अंदर। तो ये जो फीमेल जर्म सेल्स हैं ये गोनैड्स के अंदर इस तरीके से डेवलप हो रही हैं। हमने पीछे भी समझा गोनैड के चारों तरफ इस तरीके से मेसोडर्मल सेल भी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर जो गोनैड में फीमेल जर्म सेल्स है, फीमेल जर्म सेल्स के अंदर पहले प्री ग्रेनुलोसा बन रही है, फिर वो प्री ग्रेनुलोसा डिवाइड हो रही है, डिफ्रेंशिएट हो रही है ग्रेनुलोसा सेल के अंदर। लेकिन इसके ऊपर मेसोडर्मल सेल्स अभी भी प्रेजेंट है, वो भी डिवाइड होंगी, डिफ्रेंशिएट होंगी। तो ये जो मेसोडर्मल सेल्स होती हैं ये चेंज होती हैं किसके अंदर? थिकल सेल के अंदर डिफरेंशिएट होती हैं। तो यहाँ पे थिकल सेल्स बनती है और यहाँ पर जो ग्रेनुलोसा सेल प्रेजेंट है ये दोनों आपस में मिलकर के क्या करती हैं? फॉलिकल्स का निर्माण करती हैं। और यहाँ पर बीच में जो है वो oocyte प्रेजेंट है ही, तो oocyte और उसके चारों तरफ क्या हो गया? फॉलिकल का निर्माण हो गया। जो फॉलिकल्स होते हैं वो एस्ट्रोजन को सेक्रेट करती हैं, ठीक है। वहीं पर अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो वहां पर वो यही फॉलिकल प्रोजेस्टेरॉन को सेक्रेट करने लगती हैं। तो फॉलिकल्स का मेन काम क्या है? हार्मोन सेक्रेट कराना, मतलब पहले एस्ट्रोजन सेक्रेट कराती हैं और प्रेगनेंसी के टाइम पर प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन करती हैं ये।
तो oocyte के चारों तरफ ये जो फॉलिकल डेवलप हुआ है, ये फॉलिकल जो एस्ट्रोजन सेक्रेट कर रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, अब मुलेरियन डक्ट्स का निर्माण होगा। मुलेरियन डक्ट से आगे चल करके फीमेल इंटरनल जेनिटालिया बनेगा, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं उनका डेवलपमेंट होगा। तो पहले हमने समझा था कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो दो तरीके से हो रहा है, एक गोनेडल हो रहा है जो जीन्स के बेस पर है, जीनोटाइप के बेस पर है, दूसरा जो है वो नॉन गोनेडल था, यानी कि जो हार्मोन बेस पे था। तो अब हम समझते हैं कि किस तरीके के जो जीन्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है कि जो गोनेड्स है वो आगे चल करके मुलेरियन डक्ट बनाएगा, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या वॉल्फियन डक्ट सिस्टम, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट सिस्टम का निर्माण करेगा। तो जो जेनेटल रिज होता है, जेनेटल रिज के अंदर ये जो चार जीन है, चार ये जो जीन है GATA4, SF1, WT1 और LHX9, ये चार जीन बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, जेनेटल रिज का बाई पोटेंशियल गोनेड के रूप में डेवलप होने के लिए। अब हम यहाँ से जो जीन का इंटरेक्शन पढ़ने वाले हैं उनकी प्रैक्टिस आप लोग 2-3 बार कर लेना, क्योंकि इस जो जीन के कोऑर्डिनेशन से है सी सेक्शन में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं और वो 4 नंबर का होता है, तो वो काफ़ी अच्छा स्कोर करने में आपको हेल्प कर सकता है। और ये बहुत सिंपल है, बस 2 बार 3 बार एक बार समझ लिया कि कौन से जीन का क्या रोल है, तो आप वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो पहले जो जीन है चार, ये 4 जीन आप याद रखना जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जेनाइटल रिज को बाई पोटेंशियल गोनेड में बदलवाने के लिए। तो अब हम समझते हैं कि जो मैमल्स का गोनेड है जो कि बाई पोटेंशियल है, या तो वो ओवरी बना सकता है या टेस्टिस बनाएगा। तो वो किस कंडीशन में ओवरी बना रहा है, कौन से जीन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो यहाँ पर हम समझते हैं। तो जो ओवरी पाथवे है वहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है वो बीटा कैटेनिन का है। अगर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है, यानी कि वाई क्रोमोसोम एब्सेंट है, तो जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है WT1, LHX9, GATA4 और SF1, ठीक है, वो एक्टिवेट हो गए। ठीक है, एक्टिवेट होंगे तो वो क्या करेंगे, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जिसको बोलते हैं विंट4 प्रोटीन और आर स्पॉन्डिन का निर्माण कराएंगे। तो ये विंट4 और आर स्पॉन्डिन मिलकर के बीटा कैटेनिन का निर्माण करते हैं। और बीटा कैटेनिन क्या है, एक ओवरी फॉर्मिंग जीन्स है, यानी कि अगर सेल्स के अंदर बीटा कैटेनिन सेक्रीट हो रहा है वहां पर ओवरी रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स हैं उसका डेवलपमेंट होगा। तो एक सिंपल वे में समझते हैं कि बाई पोटेंशियल गोनेड में ये जो 4 जीन है GATA4, SF1, WT1 और LHX9, ये 4 मिलकर के विंट4 और आर स्पॉन्डिन का एक्सप्रेशन कराएंगे। आर स्पॉन्डिन और ये मिलकर के बीटा कैटेनिन का डेवलपमेंट एक्सप्रेशन कराते हैं। बीटा कैटेनिन जो है वो प्रो ओवेरियन या फिर इसको एंटी टेस्टिस जीन भी बोलते हैं, क्योंकि प्रो ओवेरियन मतलब क्योंकि ये ओवरी फॉर्मिंग जीन्स को स्टिमुलेट करेगा, उसका एक्सप्रेशन कराएगा। उसके साथ ही ये जो SOX9 है, ठीक है, जो कि टेस्टिस फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, उसको इनहिबिट भी करता है। अब हम समझते हैं टेस्टिस पाथवे के अंदर 2 जीन बहुत जरूरी है, एक है SRY सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन Y और दूसरा है SOX9। ठीक है, पहले हमने समझा हुआ है कि टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस में जो 2 सेल्स होती हैं, एक सर्टोली सेल्स होती हैं जो SF1 जीन के इन्फ्लुएंस में एंटी मुलेरियन हार्मोन बनाएंगी। एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या है, जो मुलेरियन डक्ट है, यानी कि जिससे फीमेल रिप्रोडक्टिव डक्ट सिस्टम का निर्माण हो रहा, उसको रिग्रेस करेंगी, दबा देंगी। वहीं पर जो लीडिंग सेल्स है वहाँ पर SF1 जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो काम करके टेस्टोस्टेरोन का डेवलपमेंट करेगा। टेस्टोस्टेरोन से जो है वॉल्फियन डक्ट का निर्माण होगा और वॉल्फियन डक्ट से मेल इंटरनल जेनिटालिया का निर्माण होगा। तो यहाँ पर जो फैक्टर है वो कौन सा है, SF1 है। अब हम समझते हैं कि SOX9 किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है टेस्टिस डेवलपमेंट में। SOX9 का काम क्या है, बीटा कैटेनिन को सप्रेस करना या उसको दबाना
ठीक है। इसके अलावा ये जो टेस्टिस फॉर्मिंग जीन्स होते हैं उनको प्रमोट करने का काम करता है, साथ ही ये एंटी मुलेरियन हार्मोन को भी जो है वो प्रमोट करता है। अब वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो जो बाई पोटेंशियल गोनैड्स में ये जो 4 जीन थे, ये 4 जीन क्या करेंगे, SRY जीन यानी कि सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ द वाई क्रोमोसोम, हमने समझा ही था कि वाई क्रोमोसोम के इस रीजन पर SRY जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो जरूरी होते हैं मेल फिनोटाइप्स के लिए। तो ये SRY जीन का एक्सप्रेशन स्टार्ट होगा, जैसे ही जीन एक्सप्रेस होगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ठीक है। तो ये SRY जीन आगे चल करके एक ऑटोसोमल जीन SOX9 को एक्टिवेट करेगा। ये ऑटोसोमल जीन SOX9 बीटा कैटेनिन को दबाने का काम करेगा, यानी कि उसका एक्सप्रेशन नहीं हो पाए क्योंकि ये ओवरी फॉर्मिंग जीन्स है। अगर इसका एक्सप्रेशन ये नहीं दबाता तो ओवरी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा काम जो है ये टेस्टिस फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है, यानी कि एक्सप्रेशन देता है या ऐसे सिग्नल्स देता है जिससे टेस्टिस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए। तो ये जो जीन्स हैं यहाँ पर हम समझ गए कि 2-3 जीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक तो बीटा कैटेनिन जीन, ठीक है, दूसरा SOX9 जीन और SRY जीन। तो ये आपस में एक दूसरे से क्या है, कोऑर्डिनेशन करते रहते हैं, क्रोमोसोम किस तरीके का प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग। अब अगर कोई SRY जीन नहीं है, ठीक है, तो फिर वेंट4 एक्टिव हो जाएगा। वेंट4 एक्टिव होगा तो बीटा कैटेनिन बनाएगा, बीटा कैटेनिन बनाएगा तो SOX9 को ब्लॉक करेगा, क्योंकि जो SOX9 जीन है इसका एक्सप्रेशन थोड़े थोड़े अमाउंट में सेल्स के पास होता रहता है। तो जो SRY जीन है वो जरूरी होता है किसके लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। अगर SRY जीन प्रेजेंट है तो टेस्टिस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अगर SRY जीन एब्सेंट है तो ओवरीज का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो SRY जीन है वो SOX9 को प्रमोट करता है, SOX9 जीन का एक्सप्रेशन कराता है। SOX9 जीन का काम क्या है, बीटा कैटेनिन को दबाने का। वहीं पर अगर वेंट4 बन गया है, वेंट4 बनने से वो क्या करेगा, बीटा कैटेनिन का एक्सप्रेशन स्टार्ट कराएगा और बीटा कैटेनिन क्या करेगा, SOX9 को रिप्रेस करने का काम करता है। तो ये एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं। वो डिपेंड करेगा कि क्रोमोसोम कौन सा प्रेजेंट है, तो ये कौन सा जीन जो है वो एक्टिवेट होगा और आगे किस तरीके का पाथवे फॉलो होगा। सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन मैमल्स के अंदर हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेट होता है। मैमल्स में सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है मेल और फीमेल फिनोटाइप यानी कि लक्षणों का दिखना। ये फिनोटाइप्स ओवरीज और टेस्टिस से निकलने वाले हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेट होते हैं। मेल एंड फीमेल में सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन के 2 फेज आते हैं। एक फेज तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पे ही चलता है और दूसरा फेज प्यूबर्टी के टाइम पर होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय हार्मोन और जो पैराकाइन सिग्नल्स होते हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन करके गोनैड और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को डेवलप करते हैं। जैसा हम समझ चुके हैं कि जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर बायोपोटेंशियल गोनैड्स होता है जो कि अनडिफरेंशिएटेड होता है, मतलब वो आगे चल करके मेल गोनैड्स का डेवलपमेंट करेगा या फीमेल गोनैड्स का डेवलपमेंट करेगा, ये उसमें उपस्थित क्रोमोसोम्स पर डिपेंड करता है। अगर XX क्रोमोसोम है तो वही जो बाईपोटेंशियल गोनैड है वो मुलेरियन डक्ट यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट करेगा, और अगर XY क्रोमोसोम है तो वो वॉल्फियन डक्ट्स यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट करेगा। ये दोनों ही डक्ट्स एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होते हैं, बट इनमें से बनेगा कौन सा, ये सारा कुछ जीन्स पर डिपेंड होता है। रिप्रोडक्टिव डक्ट सिस्टम से मुलेरियन डक्ट सिस्टम या फिर वॉल्फियन डक्ट सिस्टम बन सकता है। ये डिपेंड करता है कि एम्ब्रियो के अंदर क्रोमोसोम्स कौन से हैं, XX है या XY है। मुलेरियन डक्ट्स जो होते हैं अगर वो डेवलप होते हैं तो एस्ट्रोजन्स की वजह से वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएंगे, ऑर्गन्स का डेवलपमेंट करेंगे। अगर XY क्रोमोसोम है तो वॉल्फियन डक्ट्स जो है वो आगे जाकर के टेस्टोस्टेरोन्स के इन्फ्लुएंस में डिफरेंशिएट होंगे, किसमें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। अब हम समझते हैं कि जो मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन है उसके लिए कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल हैं।
तो बेसिकली होता क्या है कि टेस्टिस के अंदर लीडिंग सेल से निकलने वाला टेस्टोस्टेरोन जो है वो मस्कुलाइन बॉडी टाइप को प्रमोट करता है, बनाता है। वहीं पर जो एंटी मुलेरियन हार्मोन सर्टोली सेल से निकल रहा है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डीजनरेट का काम करता है। तो यहाँ पर दोनों हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम समझ ही चुके हैं कि टेस्टोस्टेरोन और एंटी मुलेरियन किस तरीके से काम करता है। टेस्टोस्टेरोन एक एंड्रोजन हार्मोन है। तो होता ये क्या है कि सिग्नलिंग होती है। जैसे ये एंड्रोजन मॉलिक्यूल है या टेस्टोस्टेरोन है, ये सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा। इसका जो रिसेप्टर होता है वो हीट शॉक प्रोटीन के साथ बाइंड होता है। जैसे ही ये एंड्रोजन मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में जाकर के अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, ये रिसेप्टर से हीट शॉक प्रोटीन अलग हो जाएंगी और रिसेप्टर डाइमराइज होगा। जैसे ही रिसेप्टर डाइमराइज होगा वो न्यूक्लियस के अंदर जा करके जो mRNA है, mRNA में एंड्रोजन रिस्पॉन्स एलिमेंट के साथ बाइंड करके और फिर एक पर्टिकुलर जीन का जो है वो ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, जिस तरीके का ये रिसेप्टर उसको सिग्नल देता है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो प्रोटीन्स बनती हैं वो मेल फिनोटाइप को शो करती हैं। एम्ब्रियो है जिसके अंदर क्रोमोसोम जो है वो XY है, ठीक है। XY है मतलब जो Y का SRY जीन्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेल फिनोटाइप्स के लिए, वो प्रेजेंट है। बट अगर उसी एम्ब्रियो के अंदर जो उसका एंड्रोजन रिसेप्टर्स है, ठीक है, उसके अंदर अगर किसी वजह से म्यूटेशन हो जाए तो ये एंड्रोजन क्या होगा, रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होगा। और यहाँ पे एंड्रोजन क्या है, टेस्टोस्टेरोन है, रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होगा तो ये रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर जा करके mRNA के साथ ना तो बाइंड करेगा और ना ही उसके तरीके के जीन के प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो ऐसे एम्ब्रियो में जो टेस्टोस्टेरोन की सिग्नलिंग से जो रिस्पॉन्स जनरेट होना चाहिए वो जनरेट नहीं हो सकता। पर एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स जो कि XX और XY दोनों के लिए नॉर्मल है, वो उनके लिए रिस्पॉन्स करते हैं। तो वो ऐसे मेल्स क्या होते हैं, उनके अंदर फीमेल्स के लक्षण शो होने लगते हैं। लेकिन रिसेप्टर में म्यूटेशन होने की वजह से उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन नहीं बनता और टेस्टोस्टेरोन से जनरेट होने वाले लक्षण दिखाई नहीं देते। तो इसके साथ ही इनके अंदर एंटी मुलेरियन हार्मोन बनता है और वो इसके लिए भी रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। तो ऐसे मेल्स जो कि जेनेटिकली तो जिनके अंदर XY क्रोमोसोम है बट जो उनका फिनोटाइप है वो फीमेल की तरह शो हो रहा है, उनको उनके अंदर जो ये सिंड्रोम शो होता है उसको हम एंड्रोजन सेंसिटिविटी सिंड्रोम कहते हैं। और इन ये जो है स्टेराइल वुमेन्स के लक्षण इनके अंदर शो होते हैं। अब हम समझते हैं कि सेक्स क्रोमोसोम डोजेस क्या है। हम जानते हैं फीमेल के अंदर XX क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि स्पर्म या जो मेल होता है उसके अंदर XY क्रोमोसोम होता है। अब अगर यहाँ पर दोनों ही X क्रोमोसोम एक्सप्रेस करेंगे तो इनके जीन का जो प्रोडक्ट है वो डबल क्वांटिटी में होगा, जबकि मेल के अंदर सिंगल क्रोमोसोम है तो उतना जीन प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। दोनों ही स्पर्म और एग के अंदर X क्रोमोसोम का जो जीन का प्रोडक्ट है वो बहुत ही बैलेंस फॉर्म में होता है। तो इसके अंदर जो मेल और फीमेल दोनों के अंदर जो X क्रोमोसोम के जीन प्रोडक्ट्स होते हैं वो बराबर या सिमिलर फंक्शन करते हैं। वो ऐसे होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे जाइगोट बनता है, जाइगोट के अंदर मैटरनल X क्रोमोसोम भी आता है और पैटर्नल X क्रोमोसोम होता है। लेकिन शुरुआत का जब क्लीवेज हो रहा था सेल्स के अंदर, सेल्स डिवाइड हो रही होती हैं, तो इनके अंदर दोनों ही X क्रोमोसोम्स जो होते हैं बराबर से प्रेजेंट होते हैं। बट जैसे ही एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होने लगता है यूट्रस के टाइम पे, वहां पर एक X क्रोमोसोम रैंडमली क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पैटर्नल X क्रोमोसोम इनएक्टिव हो चुका है और ये मैटरनल X क्रोमोसोम इनएक्टिव हो चुका है। तो देख सकते हो कि सेल के अंदर एक X क्रोमोसोम ही प्रेजेंट है। जो दूसरा क्रोमोसोम था X वो अब क्या कहलाता है, हेट्रोक्रोमैटिन स्ट्रक्चर में चेंज होता है। हेट्रोक्रोमैटिन का मतलब होता है क्रोमोसोम का बहुत ज्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाना, जिसकी वजह से वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव हो जाता है। मतलब ऐसे क्रोमोसोम से अब जो है जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा, ना mRNA बनेगी, mRNA नहीं बनेगा तो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, और अगर प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो फिनोटाइप शो नहीं होंगे। तो इस तरीके से फीमेल के अंदर डबल X क्रोमोसोम प्रेजेंट होने के बाद भी एक क्रोमोसोम इनएक्टिव हो जाता है और सिर्फ एक क्रोमोसोम ही है जो जीन का प्रोडक्ट फॉर्मेशन करके और फीमेल फिनोटाइप को शो करता है।
तो फीमेल के अंदर जो ये बार बॉडी प्रेजेंट होती है वो यही इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम होते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो यहाँ तक देखने के बाद आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कॉन्फिडेंस आएगा। थैंक यू अगेन।